नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020। हाँ, ये वो दस्तावेज है जिसकी आजकल काफी चर्चा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश में शिक्षा की पूरी तस्वीर बदलने की बात करता है। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। सही कहा। हमने इसके आधिकारिक दस्तावेज को देखा है और उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नीति का असल मतलब क्या है, खासकर आज के समय में। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें स्किल डेवलपमेंट, अडल्ट एजुकेशन और हाँ, अपनी भाषाओं और कलाओं को सहेजने की भी बात है। सही। ये 21वीं सदी में भारत की पहली शिक्षा नीति है और लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2040 तक पूरे एजुकेशन सिस्टम का कायापलट। हाँ, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नीति की बुनियाद क्या है, इसके पीछे की सोच, इसके सिद्धांत क्या हैं? देखिए, इस नीति के दिल में कुछ बहुत ही बुनियादी और अच्छी सोच है। पहला तो ये कि हर बच्चा, हर छात्र यूनिक है, उसकी अपनी खासियत है, अपनी क्षमता है। अच्छा। और हमें उसे पहचानना है, उसे बढ़ावा देना है। दूसरा, रट्टा मारने वाली पढ़ाई को खत्म करना है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जोर असल समझ पर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर। तीसरा, ज्ञान को बांटकर नहीं देखना। मतलब आर्ट्स और साइंस या पढ़ाई और खेलकूद या किताबी ज्ञान और कोई हुनर, इनके बीच जो दीवारें हैं ना, हाँ, उन्हें गिराना है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इससे ही शायद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं कि साइंस वाला बच्चा भी म्यूजिक सीख सके या कॉमर्स वाला लिटरेचर पढ़ सके। बिल्कुल। मल्टीडिसिप्लिनैरिटी और होलिस्टिक एजुकेशन यानी समग्र शिक्षा सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि बच्चे का पूरा विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, सब कुछ। तो काफी बड़ा बदलाव है सोच में। और इसमें छात्रों को आजादी देने की भी बात है। हाँ, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, छात्रों को ज्यादा मौके मिले कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं, अपनी राह चुनने की आजादी। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर भी जोर है शायद। बहुत ज्यादा। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच, मतलब सवाल पूछना, चीजों को अलग नजरिए से देखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं। और आपने नैतिक मूल्यों की बात की थी। हाँ, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, जैसे दूसरों का सम्मान, सहानुभूति, सेवा की भावना, वैज्ञानिक सोच, बराबरी, न्याय, ये सब भी शिक्षा का हिस्सा हों। साथ ही मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद, अपनी भाषा में सीखने पर जोर। हाँ, अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में सीखने को बढ़ावा देना। और कम्युनिकेशन, टीम वर्क जैसे लाइफ स्किल्स भी जरूरी हैं। और परीक्षाओं का क्या? उनका डर तो हमेशा बना रहता है। देखिए, परीक्षाओं का मकसद बदलना है। रटने की जगह सीखने को आंकना। इसके लिए सतत मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। और इक्विटी और इंक्लूजन यानी सबके लिए बराबरी और सबको साथ लेकर चलना। और हाँ, सबसे जरूरी, टीचर को केंद्र में रखना। बिल्कुल। टीचर इस पूरी प्रक्रिया के हीरो हैं। उन्हें सम्मान देना, उन्हें सशक्त बनाना। इसमें एक बात कही गई है, लाइट बट टाइट रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नियम कानून का जाल कम हो, संस्थानों को काम करने की आज़ादी मिले, लेकिन जो नियम हो वे क्वालिटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करें और उनका पालन सख्ती से हो। अच्छा। ये सब मिलकर एक बड़ा सपना देखते हैं, भारत को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाना। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति से जुड़ी हो, लेकिन साथ ही ग्लोबल सिटीजन भी तैयार करे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4 से भी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और ये हमारी प्राचीन ज्ञान परंपराओं, तक्षशिला, नालंदा, आर्यभट्ट, चरक, उनसे भी प्रेरणा लेता है। तो ये अतीत से सीखकर भविष्य बनाने जैसा है। एक तरह से हाँ। आज की दुनिया आप देख ही रही हैं कितनी तेजी से बदल रही है। AI, बिग डेटा, क्लाइमेट चेंज। हाँ बिल्कुल। ऐसे में सिर्फ जानकारी रटना काफी नहीं है, हमें स्किल्स चाहिए। हमें सीखना कैसे है, ये सीखना होगा। लर्न हाउ टू लर्न। ये नीति इसी पर बहुत फोकस करती है। चलिए अब जरा स्कूल एजुकेशन पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव दिख रहा है। वो पुराना 10+2 वाला सिस्टम जा रहा है। हाँ, उसकी जगह आ रहा है 5+3+3+4 वाला डिजाइन। ये 5+3+3+4 क्या है, इसे जरा समझाएंगे? जरूर। ये असल में उम्र के हिसाब से बांटा गया है।
ताकि हर स्टेज पर बच्चे की जरूरत के मुताबिक फोकस रहे। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, 5 साल का। ये 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। 3 से 8 साल मतलब प्री स्कूल से क्लास 2 तक। हाँ, इसमें 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के और 2 साल क्लास 1 और 2 के। यहाँ पूरा फोकस खेल, एक्टिविटी, पूछताछ आधारित सीखने पर होगा। कोई भारी वर्कम सिलेबस नहीं। अच्छा, फिर आता है प्रेपरेटरी स्टेज, 3 साल का। ये 8 से 11 साल की उम्र क्लास 3 से 5 के लिए। यहाँ थोड़ी फॉर्मल पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन खेल, खोज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जारी रहेगी। पढ़ने, लिखने, बेसिक गणित पर ध्यान होगा। ठीक है, और उसके बाद? मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का, 11 से 14 साल की उम्र, क्लास 6 से 8। यहाँ बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। थोड़ा गहराई में जाना शुरू होगा। और आखिर में? सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का है, 14 से 18 साल की उम्र, क्लास 9 से 12। इसमें ज्यादा गहराई होगी, मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई होगी और छात्रों को विषय चुनने की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इसे भी 2 हिस्सों में देख सकते हैं, 9-10 और 11-12। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जोर शुरुआती सालों पर दिख रहा है। ये ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इतना जरूरी क्यों माना गया है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि रिसर्च बताती है कि बच्चे के दिमाग का 85% से ज्यादा विकास 6 साल की उम्र तक हो जाता है। ओहो, 85%। हाँ, ये सीखने की नींव रखने का सबसे अहम समय है। अगर ये नींव मजबूत हुई तो आगे की इमारत भी मजबूत बनेगी। तो इस ECCE में सिखाया कैसे जाएगा? खेल खेल में एक्टिविटीज, कहानियां, गाने, आर्ट, क्राफ्ट, पजल्स, इनसे अक्षर ज्ञान, गिनती, रंग, आकार, ये सब तो होगा ही। साथ में बच्चों का सोशल, इमोशनल और नैतिक विकास भी होगा। दूसरों के साथ कैसे रहें, अपनी बात कैसे कहें, शेयर करना सीखें, ये सब। और लक्ष्य है कि 2030 तक हर बच्चे को क्वालिटी ECCE मिले। बिल्कुल। इसके लिए आंगनवाड़ियों को मजबूत किया जाएगा, उन्हें प्राइमरी स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा। क्लास 1 से पहले एक बाल वाटिका बनाने की भी बात है, यानी प्ले स्कूल जैसा। हाँ, एक तरह से। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और टीचर्स को खास ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो छोटे बच्चों को कैसे संभालें और सिखाएं। NCERT इसके लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCPSCCE भी बना रहा है। ECCE के ठीक बाद एक और चीज पर बहुत ज्यादा फोकस है, FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसे राष्ट्रीय मिशन का दर्जा दिया गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी कदम है क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे तीसरी क्लास पास करने के बाद भी ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते या आसान हिसाब किताब नहीं कर पाते। ये तो वाकई चिंता की बात है। बिल्कुल, अगर ये बेसिक चीजें ही नहीं आएंगी तो बच्चा आगे कैसे सीखेगा। इसलिए लक्ष्य है कि 2025 तक हर बच्चा जो तीसरी क्लास में है वो पढ़ना लिखना और बेसिक गणित सीख जाए। 2025 तक? ये तो बहुत जल्दी है। इसे हासिल कैसे करेंगे? मिशन मूड में काम करके। कई चीजें हैं। सबसे पहले तो स्कूलों में टीचरों की भर्ती, ताकि क्लास छोटी हो, हर बच्चे पर ध्यान जाए। PTR 30.1 से कम। अच्छा। सिलेबस में FLN पर खास जोर। पहली क्लास में आने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का एक प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल, ताकि वो स्कूल के माहौल में ढल सकें। हाँ, दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छा लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराना। बच्चों को आपस में सिखाने, पीयर ट्यूटोरिंग और वॉलंटियर्स को जोड़ने की भी बात है। और स्कूलों में लाइब्रेरीज। हाँ, लाइब्रेरीज को बेहतर बनाना, अच्छी और रोचक किताबें लाना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। मिड डे मील तो है ही, नाश्ते का भी प्रावधान और रेगुलर हेल्थ चेकअप। ये सब मिलकर मदद करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी चुनौती है ड्रॉप आउट रेट। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े दिखाते हैं कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती है बच्चे स्कूल छोड़ते जाते हैं। ग्रेड 6-8 में GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करीब 91% है, पर 9-10 में ये गिरकर 79% और 11-12 में तो सिर्फ 57% रह जाता है। बाप रे, आधे बच्चे लगभग बाहर हो जाते हैं 12वीं तक। हाँ, इसीलिए लक्ष्य रखा गया है 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% GER हासिल करना। 100%? ये कैसे संभव होगा? इसके लिए डबल अप्रोच है। एक तो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल सुधारना। स्कूल सुरक्षित हो, आकर्षक हो, आने जाने की सुविधा हो, जरूरत पड़े तो हॉस्टल हो, खासकर लड़कियों के लिए। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है हर बच्चे को ट्रैक करना। कौन स्कूल आ रहा है, कौन नहीं,
क्यों नहीं आ रहा है, कौन सीखने में पीछे है। इसके लिए काउंसलर और सोशल वर्कर की मदद ली जाएगी। और जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ सकते, उनके लिए ओपन स्कूलिंग NIOS जैसे रास्ते मजबूत किए जाएंगे, यानी सीखने के कई रास्ते हों। कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ाने की भी बात है शायद। हाँ, समुदाय और स्कूल के पुराने छात्रों को जोड़ने की बात है, ताकि वो भी मदद कर सकें। स्कूल खोलने के नियमों को भी आसान बनाया जाएगा, ताकि जरूरत के हिसाब से स्कूल खुल सके। फोकस आउटपुट पर ज्यादा होगा। चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, करिकुलम और पेडागोजी, यानी क्या और कैसे पढ़ाया जाएगा। यहाँ रटने की मनाही है। बिल्कुल, रटंत विद्या को अलविदा कहना है। फोकस होगा वास्तविक समझ पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, सीखना कैसे है इस पर, और 21वीं सेंचुरी के स्किल्स पर। इसके लिए क्या सिलेबस कम किया जाएगा? हाँ, कोशिश है कि करिकुलम का बोझ कम हो, सिर्फ जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जरूरी चीजें हैं, वो रखी जाएं, ताकि गहराई से सोचने और समझने का वक्त मिले। और पढ़ाने के तरीके वो कैसे बदलेंगे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभव से सीखना, करके सीखना। जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, आर्ट्स और स्पोर्ट्स को पढ़ाई से जोड़ना, कहानी कहने का तरीका इस्तेमाल करना। योग्यता आधारित शिक्षा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर शिफ्ट होगा। और वो जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की दीवारें थीं, वो गिवेंगी, खासकर सेकेंडरी स्टेज 9-12। छात्रों को विषय चुनने में बहुत ज्यादा लचीलापन मिलेगा। मतलब फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर स्कूल में वो सुविधा है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, वोकेशनल स्किल्स, ये सब बराबर महत्व के होंगे। करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम जैसी कोई बांट नहीं होगी। और भाषाओं का क्या? त्रिभाषा फॉर्मूला रहेगा? हाँ, लेकिन उसमें लचीलापन होगा। और सबसे अहम बात, जहां तक संभव हो, कम से कम क्लास 5 तक, और कोशिश हो कि क्लास 8 तक पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा, घर की भाषा, स्थानीय भाषा हो। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं। कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। संस्कृत और दूसरी क्लासिकल भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया वगैरह पढ़ने का भी विकल्प होगा। विदेशी भाषाएं भी सीख सकेंगे। और क्या-क्या स्किल सिखाए जाएंगे? बहुत कुछ। साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, मिडिल स्टेज से, हेल्थ और न्यूट्रिशन की जानकारी, और हाँ, वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल स्कूल में? हाँ, क्लास 6 से 8 के बीच में 10 दिन का एक बैगलेस पीरियड होगा, जब बच्चे किसी स्थानीय कारीगर या प्रोफेशनल के पास जाके कोई हुनर सीखेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके अलावा भारत का ज्ञान, यानी अपने देश के इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, परंपराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। नैतिक और संवैधानिक मूल्यों पर भी जोर रहेगा। और इन सब के लिए नया सिलेबस और किताबें आएंगी? हाँ, NCERT नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFS बना रहा है, जो हर 5-10 साल में अपडेट होगा। किताबें भी नई होंगी, जिनमें स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, और कोशिश होगी कि वो सस्ती हों और डिजिटल रूप में भी मिले। स्कूल बैग का बोझ भी कम करने की बात है। जब पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदलेगा तो जाहिर है असेसमेंट यानी मूल्यांकन का तरीका भी बदलेगा। रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा अब? रिपोर्ट कार्ड अब सिर्फ मार्क्स की लिस्ट नहीं होगा। ये 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगी। 360 डिग्री मतलब इसमें बच्चे के सिर्फ अकादमिक पहलू, संज्ञानात्मक ही नहीं बल्कि उसके इमोशनल, भावनात्मक और फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल्स, साइकोमोटर का भी मूल्यांकन होगा। उसकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टीम वर्क, सब कुछ। और इसमें सिर्फ टीचर ही असेस नहीं करेंगे, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा। सेल्फ असेसमेंट उसके साथ ही करेंगे, पीयर असेसमेंट। ये तो बहुत ही होलिस्टिक लग रहा है। और बोर्ड एग्जाम्स का क्या? 10वीं और 12वीं? वो जारी रहेंगे, लेकिन उनमें सुधार किया जाएगा। कोशिश होगी कि कोचिंग पर निर्भरता कम हो। एग्जाम रटने की क्षमता नहीं बल्कि कोर कॉन्सेप्ट्स की समझ और एप्लीकेशन को परखेंगे। शायद उन्हें थोड़ा आसान बनाया जाए। और सुना है साल में 2 बार देने का मौका मिलेगा? हाँ, ये भी प्रस्ताव है, ताकि बच्चों पर प्रेशर कम हो। भविष्य में और भी मॉडल आ सकते हैं, जैसे मॉड्यूलर एग्जाम्स। और छोटी क्लासों में 3, 5, 8 में भी कोई एग्जाम होंगे? हाँ, इन क्लासों में भी परीक्षाएं होंगी, लेकिन उनका मकसद बच्चों की रैंकिंग करना नहीं होगा, बल्कि ये देखना होगा कि लर्निंग आउटकम्स हासिल हो रहे हैं या नहीं, और एजुकेशन सिस्टम में कहाँ सुधार की जरूरत है। इसके लिए कोई नेशनल बॉडी भी बन रही है? हाँ, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा, परख। परख? ये पूरे देश में असेसमेंट के लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस तय करेगा। और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स? वो NTA करवाएगी। एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो सकते हैं, जो साल में 2 बार होंगे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे। इस पूरी तस्वीर में, जैसा आपने पहले कहा,
टीचर केंद्र में हैं, उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाएगा? देखिए, नीति मानती है कि टीचर का सम्मान और स्टेटस बहाल करना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली युवाओं को टीचिंग प्रोफेशन में लाना है। कैसे? इसके लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाएंगी 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों के होनहार छात्रों को। गांवों में पढ़ाने वाले टीचर्स को इंसेंटिव मिलेंगे? जैसे रहने की जगह या बढ़ा हुआ भत्ता। ट्रांसफर पॉलिसी का भी कुछ है? हाँ, कोशिश होगी कि बार बार ट्रांसफर ना हो, ताकि टीचर्स स्कूल और कम्युनिटी से जुड़ सकें। भर्ती प्रक्रिया भी ज्यादा मजबूत और पारदर्शी होगी। टेट के अलावा और क्या होगा भर्ती में? टेट तो होगा ही, उसे और बेहतर बनाया जाएगा। साथ में क्लासरूम डेमो या इंटरव्यू भी हो सकता है, जिसमें पढ़ाने का हुनर और स्थानीय भाषा का ज्ञान परखा जाएगा। और स्कूलों में काम करने का माहौल? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का आइडिया है, जहां आसपास के स्कूल रिसोर्स शेयर कर सकें, टीचर्स एक दूसरे से सीख सकें। और वो नॉन टीचिंग काम? उनसे टीचर्स को मुक्त किया जाएगा, ताकि वो सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करें। उन्हें करिकुलम और पेडागोलॉजी में ज्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता मिलेगी। और उनकी अपनी लर्निंग, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। हाँ, हर टीचर को साल में कम से कम 50 घंटे की सीपीडी करनी होगी, जिसमें वो नई टीचिंग मेथड्स, टेक्नोलॉजी वगैरह सीखेंगे। प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर भी परफॉर्मेंस और मेरिट पर आधारित होंगे। इसके लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (NPST) बनाए जाएंगे। और टीचर एजुकेशन का क्या, बीएड कॉलेज? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। 2030 तक टीचर ट्रेनिंग सिर्फ अच्छी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजों में ही होगी। न्यूनतम योग्यता 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। जो TEIs यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए अब इक्विटी और इंक्लूजन यानी समानता और समावेशन पर आते हैं। नीति इस पर बहुत जोर देती है। हाँ, क्योंकि शिक्षा सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार है। मकसद है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसके लिए SEDGs की पहचान की गई है। ये क्या है? SEDGs यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। इसमें जेंडर, लड़कियां, ट्रांसजेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, भौगोलिक पहचान, दूर दराज के इलाके, विकलांगता और गरीबी, ये सब शामिल हैं। तो इन ग्रुप्स के लिए क्या खास इंतजाम होंगे? इनके लिए टारगेटेड स्कीम्स होंगी, जैसे स्कॉलरशिप, कंडीशनल कास्ट ट्रांसफर, साइकिल देना, मेंटरिंग। जिन इलाकों में ऐसे ग्रुप्स की संख्या ज्यादा है, उन्हें स्पेशल एजुकेशन जोन SEZs घोषित करके वहां ज्यादा रिसोर्सेज लगाए जाएंगे। जेंडर इंक्लूजन फंड की भी बात है। हाँ, लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत किया जाएगा, 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। और दिव्यांग बच्चों CWSN के लिए? उनके समावेशन पर बहुत जोर है। RPWD एक्ट 2016 के तहत स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। रैंप, एक्सेसिबल टॉयलेट, रिसोर्स सेंटर, स्पेशल एजुकेटर, सहायक उपकरण, ब्रेल और ऑडियो बुक्स। इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। स्कूल का कल्चर भी बदलना होगा। बिल्कुल, सभी टीचर्स, पेरेंट्स और छात्रों को सेंसिटाइज किया जाएगा। करिकुलम में भी विविधता और सम्मान जैसे मूल्यों को शामिल किया जाएगा। स्कूल की बातें तो काफी हो गईं। अब जरा हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं? हायर एजुकेशन में भी काया पलट की बात है। अभी की समस्याएं क्या हैं? फ्रैगमेंटेशन यानी अलग अलग स्ट्रीम में बटी पढ़ाई, रटने पर जोर, रिसर्च की कमी, संस्थानों की कम ऑटोनॉमी, रेगुलेशन का जाल। हाँ, ये सब तो है। और GR भी कम है। हाँ, GR अभी सिर्फ 26-27% के आसपास है। लक्ष्य है इसे 2035 तक 50% करना। 50%? ये कैसे होगा? इसके लिए पूरी संरचना बदलनी होगी। छोटे सिंगल स्ट्रीम कॉलेजों की जगह बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनेंगे। हर जिले में या उसके पास कम से कम एक ऐसा बड़ा संस्थान खोलने का लक्ष्य है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब वहाँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल सब कुछ पढ़ाया जाएगा? हाँ, और इनके बीच आसानी से मूव करने की सुविधा होगी। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन ज्यादा होलिस्टिक और फ्लेक्सिबल होगी। संस्थानों और फैकल्टी को ज्यादा ऑटोनोमी मिलेगी। रिसर्च के लिए भी कुछ है? हाँ, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बनेगा, जो देश भर में रिसर्च को फंड करेगा और बढ़ावा देगा। और रेगुलेशन? UGC, AICT का क्या होगा? इन सब की जगह एक सिंगल रेगुलेटर आएगा, HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI ये क्या करेगा? ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके 4 वर्टिकल होंगे।
एक रेगुलेशन के लिए NHRC, दूसरा एक्रेडिटेशन यानी मान्यता के लिए NAC, तीसरा फंडिंग के लिए HEGC और चौथा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए GEC। मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सब इसके दायरे में आएंगे। तो रेगुलेशन आसान होगा। हाँ, लाइट बट टाइट वाला सिद्धांत यहां भी लागू होगा। पारदर्शिता पर जोर होगा, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए एक जैसे नियम होंगे और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने की कोशिश होगी। और ये जो नए मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थान होंगे, उनमें पढ़ाई कैसी होगी? अंडर ग्रेजुएट डिग्री? अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 या 4 साल की हो सकती है। 4 साल की डिग्री में रिसर्च का कंपोनेंट भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, वो क्या है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए किसी ने 1 साल पढ़कर छोड़ा तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में छोड़ा तो डिप्लोमा, 3 या 4 साल पूरे किए तो डिग्री। और अगर बाद में वापस आना चाहे तो? आ सकता है। उसके कमाए हुए क्रेडिट एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा रहेंगे। वो बाद में उनका इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा है। ड्रॉप आउट का नुकसान कम होगा। एमफिल का क्या होगा? एमफिल को बंद कर दिया जाएगा। मास्टर डिग्री 1 या 2 साल की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ग्रेजुएशन कितने साल का था। देश में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात है। हाँ, IITs और IIMs के लेवल के मेरूस यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी प्लान है। हायर एजुकेशन में फैकल्टी के लिए क्या सोचा गया है? उनके लिए भी बेहतर माहौल, रिसर्च की स्वतंत्रता, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, टेन्योर ट्रैक सिस्टम की बात है। मोटिवेटेड और अच्छी फैकल्टी बहुत जरूरी हैं। और हायर एजुकेशन में इक्विटी और इंक्लूजन, SEDGs के लिए? यहाँ भी उन पर खास ध्यान दिया जाएगा। उनकी ज़रूरतें थोड़ी अलग होती हैं, जैसे जानकारी का अभाव, फीस की दिक्कत, भाषा की बाधा, नौकरी की चिंता। इन सबको ध्यान में रखकर कदम उठाए जाएंगे। जैसे पिछड़े इलाकों में संस्थान खोलना, स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाने का विकल्प देना, ज़्यादा स्कॉलरशिप, आसान एडमिशन प्रोसेस, दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी। अच्छा, अब जरा कुछ और जरूरी एरियाज पर संक्षेप में बात कर लेते हैं, जैसे वोकेशनल एजुकेशन। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज लेवल पर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। लक्ष्य है 2025 तक 50% लर्नर्स को वोकेशनल एक्सपोजर मिले। लोक विद्या यानी पारंपरिक भारतीय हुनर को भी महत्व मिलेगा। अडल्ट एजुकेशन लक्ष्य है 2030 तक 100% लिटरेसी। इसके लिए नया करिकुलम बनेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, वॉलंटियर्स को जोड़ा जाएगा। और भारतीय भाषाएं, कला, संस्कृति, इनको बचाने और प्रमोट करने पर बहुत जोर है। त्रिभाषा फॉर्मूला ठीक से लागू हो, भारतीय भाषाओं में हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल बने, अनुवाद के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन बने, संस्कृत और क्लासिकल भाषाओं को विकल्प के तौर पर पढ़ाया जाए, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाए। टेक्नोलॉजी का रोल? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा जो सलाह देगा। दीक्षा, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स और मजबूत होंगे। AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस रहेगा। डिजिटल डिवाइड को कम करने की भी कोशिश होगी। ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन? हाँ, खासकर कोविड के बाद इसका महत्व और बढ़ गया है। इसके लिए भी नीतियां बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी। ब्लेंडेड लर्निंग यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स मॉडल शायद भविष्य हो। ये सब सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब जमीन पर उतरेगा कैसे? कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कोई भी नीति उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा उसका कार्यान्वयन हो। ये नीति खुद इस बात को मानती है। तो इसके लिए क्या प्लान है? कुछ सिद्धांत तय किए गए हैं, जैसे इसे पूरी भावना के साथ लागू करना, चरणबद्ध तरीके से लागू करना, केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना, और सबसे जरूरी पर्याप्त फाइनेंसिंग। हाँ, पैसा। क्या फंडिंग बढ़ेगी? लक्ष्य है कि शिक्षा पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को GDP के 6% तक बढ़ाया जाए। अभी ये काफी कम है। साथ ही फंड्स का सही इस्तेमाल हो और प्राइवेट फिलैंथ्रोपी को भी प्रोत्साहित किया जाए। MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना भी इसी का हिस्सा था। हाँ, केंद्र और राज्य स्तर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटियां बनेंगी और लगातार इसकी मॉनिटरिंग और समीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर NEP 2020 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दस्तावेज है। एक सपना है भारत की शिक्षा को बदलने का, उसे ज्यादा लचीला, समग्र, बहुविषयक, न्याय संगत बनाने का, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो पर वैश्विक भी हो। हाँ, सपना बहुत बड़ा है और अगर ये सही दिशा में, सही नियत से लागू हो पाया तो वाकई भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल फिर से आता है, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। कौन सा सवाल? यही कि ये नीति बचपन की देखभाल से लेकर यूनिवर्सिटी रिसर्च तक पूरे सिस्टम को बदलने का इरादा रखती है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाना और ये सुनिश्चित करना कि क्वालिटी और बराबरी का फायदा हर एक छात्र तक पहुंचे, खासकर उन तक जो सबसे हाशिए पर हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती भी। इसका जवाब किसी एक दस्तावेज में नहीं है। इसका जवाब लगातार कोशिश करने, सीखने और सुधार करने में है। ये एक लंबी यात्रा है। सही कहा, एक ऐसी यात्रा जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी। आज की इस गहरी पड़ताल में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।